मौत ये एक ऐसा विषय है जो इंसान को शुरू से ही अपनी और खींचता रहा है और डराता भी है। हम मारे हुए लोगों के सम्मान में स्मारक बनाते हैं और उनकी याद में अलग-अलग रिचुअल्स करते हैं। लेकिन इतनी गंभीरता के बावजूद मौत जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। अगर साइंस की नजर से देखें तो मौत का मतलब है सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस का हमेशा के लिए बैंड हो जाना, जो किसी जीवित क्रीचर को जिंदा रखते हैं। ये हमारे शरीर के वजूद का अंत है, इस ब्रह्मांड में हमारे सफर का अंत है जैसा हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? ये सवाल सदियों से दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और साइंटिफिकों को परेशान करता रहा है। क्या मौत ही अंत है या इसके आगे भी कुछ है? जबकि पक्के जवाब अभी भी ब्लर्ड हैं। साइंस और मेडिसिन में हुई तरक्की ने हमें मौत के आसपास होने वाली बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं और अनुभवों के बारे में रोमांचक जानकारी दी है। आइए हम मौत पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें हम मृत्यु के निकट के अनुभवों, शरीर के जैविक टूटने और हमारे नश्वर कुंडल से परे क्या है, इसे समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी एनडीईज लंबे समय से लोगों के लिए रोमांच और विवाद का विषय रहे हैं। ये अनुभव, जो अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को छूते हैं, ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। ये गहरे, अक्सर जिंदगी बदल देने वाले अनुभव उन लोगों द्वारा बताए जाते हैं जो मौत के काफी करीब पहुंच गए होते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट या गंभीर चोट के दौरान। घटनाओं के दौरान व्यक्ति अक्सर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव करते हैं। एनडीईज में आम रूप से शरीर से बाहर होने का अनुभव, शांति और खुशी की भावना, मृत प्रियजनों से मुलाकात और रोशनी की सुरंगों से होकर गुजरने जैसे बातें शामिल होती हैं। ये अनुभव इतने वास्तविक होते हैं कि कई लोग इन्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण मानते हैं। हालांकि एनडीईज बहुत ज्यादा स्पष्ट और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इनकी व्याख्या को लेकर बंटा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एनडीईज मृत्यु के बाद चेतना के बने रहने का प्रमाण देते हैं, जिससे यह सुझाव मिलता है कि मन या आत्मा शारीरिक शरीर से अलग हो सकती है। यह विचार की चेतना शरीर से स्वतंत्र हो सकती है, कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ मेल खाता है। दूसरों का प्रस्ताव है कि एनडीईज सिर्फ मरते हुए दिमाग की शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। उनके अनुसार ये अनुभव मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक और शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, एनडीईज के दौरान अक्सर बताई जाने वाली रोशनी की सुरंग को ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाले टनल विजन के रूप में देखा जा सकता है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। लगातार हो रहे शोध के बावजूद एनडीईज की असली प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि ये अनुभव वास्तव में क्या दर्शाते हैं। चाहे वे मृत्यु के बाद के जीवन की एक झलक पेश करते हों या सिर्फ हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री के उत्पाद हों, एनडीईज मन, मस्तिष्क और मृत्यु के अनुभव के बीच जटिल संबंध को उजागर करते हैं। ये अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा वास्तव में कितनी पतली हो सकती है। मौत असल में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और कोशिकीय स्तर पर घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना कोशिकाएं श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाती हैं, जिससे अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है और अंततः कोशिका मृत्यु हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी का शिकार होने वाले पहले अंग मस्तिष्क और हृदय होते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं, जो ऑक्सीजन के स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, कुछ ही मिनटों में मरना शुरू हो जाती हैं। हृदय, जो ऑक्सीजन से वंचित होता है,
और रक्त को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर पाता है, जल्द ही पीछे हो जाता है। जैसे जैसे शरीर बंद होता जाता है, अन्य अंग प्रणालियां भी विफल होने लगती हैं। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानना बंद कर देते हैं। सार्की ताताय यकृत हानिकारक पदार्थों को निरोधक बनाना बंद कर देता है और फेफड़े अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय नहीं करते। इन अंगों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बिना शरीर का आंतरिक वातावरण अधिक से अधिक प्रतिकूल होता जाता है, जिससे सभी जैविक गतिविधियों का पूर्ण और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है। यह मृत्यु की अंतिमता को दर्शाता है, वह बिंदु जहां जीवन का नाजुक संतुलन अटूट रूप से टूट जाता है। सेक्शन 4 डिकम्पोजिशन, प्रकृति की रिसाइक्लिंग प्रक्रिया। मौत भले ही किसी व्यक्ति के जीवन चक्र का अंत हो, लेकिन यह प्रकृति की महान योजना में एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत देती है। जब एक जीव मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और यह प्रक्रिया प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपघटन, जो कार्बनिक पदार्थों के टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह सुनिश्चित करती है कि मृत जीव के अंदर संग्रहित पोषक तत्व और ऊर्जा वापस पारिस्थितिकी तंत्र में चले जाएं। यह प्रक्रिया न केवल पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। एक बार जब दिल धड़कना बंद कर देता है और रक्त संचार बंद हो जाता है, तो शरीर ठंडा होने लगता है। इस प्रक्रिया को एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है। यह ठंडा होना, ठंडा होना शरीर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट का परिणाम है, जो मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटों में होता है। रक्त के निरंतर प्रवाह के बिना गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे शरीर के निचले हिस्सों में रक्त जमा होने लगता है। इस घटना को लिवर मोर्टिस कहा जाता है। यह प्रक्रिया मृत्यु के कुछ घंटों बाद शुरू होती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के जमाव के कारण त्वचा पर नीले या बैंगनी धब्बे बन जाते हैं। जैसे जैसे कोशिकाएं मरती हैं और उनकी झिल्लियां टूटती हैं, एंजाइम निकलते हैं जो स्वतः अपघटन यानी सेल्फ डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे अपघटन की गति बढ़ जाती है। ऊतकों के इस आंतरिक टूटने में बैक्टीरिया, कवक और कीड़े और मदद करते हैं, जो शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और इसके सड़ते पदार्थ को खाते हैं। ये सूक्ष्म जीव और कीड़े अपघटन प्रक्रिया को तेज करते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ शरीर कई तरह के रूपांतरणों से गुजरता है। अपघटन के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग गति से टूटते हैं, जिससे एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया बनती है। नरम ऊतक तेजी से विघटित हो जाते हैं, जबकि हड्डियां और दांत, जो सड़ने के लिए अधिक प्रतिरोधी होते हैं, दशकों या यहां तक कि सदियों तक बने रह सकते हैं। यह हड्डियां और दांत समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे वे भविष्य के जीवों के लिए पोषक तत्वों का स्रोत बनते हैं। अंत में सिर्फ एक कंकाल ही बचता है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और प्रकृति के निरंतर चक्र की एक कठोर याद दिलाता है। यह कंकाल हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के महान चक्र का हिस्सा हैं और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। वह साफ है। सेक्शन 5 मौत के बाद दिमाग। चेतना कहां रहती है? दिमाग, जो कि चेतना, धारणा और विचार का केंद्र है, मृत्यु की हमारी समझ में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह वह स्थान है जहां हमारी सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं और यह हमारे अस्तित्व का मूल है। जब मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, तो हमारी यादें, भावनाएं और स्वयं की भावना, वह सब कुछ जो हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाता है, का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह एक ऐसा क्षण है जो हमारे अस्तित्व के अंत का प्रतीक है। लेकिन मृत्यु के बाद के क्षणों में चेतना का क्या होता है?
क्या यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या इसका कुछ अंश बना रहता है? हालांकि हम पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते हैं कि मृत्यु का अनुभव कैसा होता है, लेकिन तंत्रिका विज्ञान में प्रगति ने हमें कुछ संकेत दिए हैं। ये संकेत हमें मस्तिष्क की गतिविधियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी का उपयोग करने वाले अध्ययन, जो एक ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क की गतिविधि को मापती है, ने दिखाया है कि दिल धड़कना बंद होने के बाद भी मस्तिष्क की तरंगें थोड़ी देर तक जारी रहती हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो हमें मस्तिष्क की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। ये विद्युत संकेत, जिन्हें डेल्टा तरंगें कहा जाता है, आमतौर पर गहरी नींद और बेहोशी से जुड़े होते हैं। ये तरंगें मस्तिष्क की गहरी गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, चाहे वे चेतना की एक फीकी झिलमिलाहट का प्रतिनिधित्व करते हों या सिर्फ मस्तिष्क के अंतिम विद्युत आवेगों का। यह बहस का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। मस्तिष्क की बढ़ती समझ के बावजूद चेतना की प्रकृति और मृत्यु के बाद इसका क्या होता है, यह हमसे परे है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से न सुलझ पाए। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे प्रश्नों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें यह समझने में मदद करता है